फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन। ठीक यस है, सर। अगर कंपैरिजन देखें तो सबसे पहले हमें फार्मूला अगर मैं लिख दे तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं एफ ही लिखता हूँ, फार्मूला क्या है हमारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दो चार्ज के बीच में Q1 Q2/r²। और अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लेता हूँ इन दैट केस क्या हो जाएगा, इसको मैं एफ जी लिख रहा हूँ अगर, जी। जी इंटू M1 M2 M2। बाई r²। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि सिमिलैरिटीज़ क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। यस सर। तो बताइए क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों फोर्सेज में। R²। r², जिसको हम क्या बोलेंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। चलिए, दूसरा सिमिलरिटी हो गया, या तो चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, या मास के। या मास के। थर्ड क्या बोल सकता हूँ उसको, दोनों सेंट्रल फोर्सेज हैं। यस सर। दोनों सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब हुआ कि जो चार्ज Q1 है या जो चार्ज Q2 है उसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा उसको लिया जाता है, यानी सेंटर टू सेंटर जो फोर्स का लाइन है वो लिया जाएगा, इसलिए सेंट्रल फोर्सेज हैं। ठीक है, फोर्थ, ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज का क्या मतलब हुआ, नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, चार्ज कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेज, इसका मतलब ये कि जो वर्क डन होगा किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है, वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होगा। यस सर। ठीक है, जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इसका जैसे नॉर्मल एग्जांपल अगर हम देखें, किसी चार्ज Q1 को अगर हम यहाँ से लेके आते हैं, इसका पाथ हम ये चूज़ करें या इसका पाथ हम ऐसे कुछ चूज़ करें, ये डिपेंड नहीं करेगा, दोनों में वर्क डन हमारा सेम होगा। दैट्स वाई इन दोनों फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजी ले लें, जिसका पढ़ने का मन है, ठीक है, स्कूल किसी भी रास्ते से जाए उसका पढ़ने का मन सेम ही रहेगा। चेंज होगा क्या कि नहीं रास्ता सर। बदल गया तो पढ़ने का मन चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, रास्ता किसी भी रास्ते से होकर जाएं, जिनका पढ़ने का मन है उनको पढ़ने का मन करेगा, जिनका मन नहीं है उनका नहीं मन करेगा। सेम इसमें किसी भी रास्ते से आप होकर जाइए, आपका वर्क डन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं डिस और कोई सिमिलरिटीज बता सकते हैं इसमें, और कोई सिमिलरिटीज बता सकते हैं इसमें। चलिए, कांस्टेंट सर नहीं होगा। हाँ, जैसे कि इसमें इसमें हम्म, कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो तो डिससिमिलरिटीज में भी देखेंगे उसको। ठीक है, चलिए अब डिससिमिलरिटीज में आते हैं। अब क्या क्या इसमें अलग है। फर्स्ट पॉइंट, सिमिलैरिटीज़ में एक और बोल सकते हैं कि ये दोनों वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। सिमिलैरिटीज़ में ये बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा डिससिमिलैरिटीज़ में अगर आते हैं तो डिससिमिलैरिटीज़ में क्या हो सकता है, ये जो फोर्स है हमारा अट्रैक्टिव है प्लस रिपल्सिव है, यस ये सर। हमारा केवल अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है। ऐसा क्यों है, ये मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। सिंपल, बहुत अच्छा। ठीक है, सेकेंड अगर डिससिमिलैरिटी लूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस पे जो है मीडियम का इफेक्ट होगा, इस पे जो है मीडियम का इफेक्ट होगा, इस पे मीडियम का इफेक्ट नहीं होगा। रीजन, जब हम इसको मीडियम में लेते हैं तो एफ फोर्स जो मीडियम होता है एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के पुट कर देते हैं, जाके हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर लिखते हैं। ठीक है, और जो थर्ड डिसिमिलैरिटीज है
वो हमारा है इलेक्ट्रिक जो फोर्स है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है हमारा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मच मच ग्रेटर होता है। यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आया था कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें बेसिकली है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दो चार्जेस के बीच में केवल फोर्सेस को देख रहे थे। ठीक है, Q1 Q2 इन दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस को हम देख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट हम ले लिया हमने, इस Q1 पे हम देख रहे हैं फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ Q2 एंड बिकॉज ऑफ Q3, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हम केवल एक चार्ज ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं तो Q1 हमारा डिस्टेंस हम R1 ले रहे हैं, Q3 जो डिस्टेंस हमारा इसको हमने R3 ले लिया, और Q2 हमने R2 ले लिया। ठीक है, यस Q2 सर। Q1 अगर हम देखें, Q2 Q1 को अगर हम देखते हैं तो ये डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर? मैं इसको लिख सकता हूँ R12। R12 यस सर। ठीक है, इस डिस्टेंस का मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर R13। R12 ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो जो हमारा नेट फोर्स, यानी ये Q3 की वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दोनों पॉजिटिव ने लिया हुआ है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये फोर्स हो गया हमारा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये हो गया हमारा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। एक रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसको मान लीजिए मैंने F ले लिया, इन दोनों की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 divided by R12 magnitude into R12 unit vector. This unit vector gives us the direction of this force, resultant force, plus केवल एक तो है नहीं है, एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, F13 भी एक्ट कर रहा है। इसको मैं भी अगेन लिख दूंगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर R13। अच्छा, R13 या R12 यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे? R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर, ये जो चीज़ें आ रही हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th सिलेबस, जब 11th का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे तो सारे चीज़ों को फिर और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम में बेसिकली ये ऐड अप हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, आपने सुपरपोजिशन थ्योरम या पैरेललोग्राम लॉ में आपने पढ़ा होगा, जो नेट फोर्स हमारा आता है F = √F1 स्क्वायर लिखते हैं प्लस F2 स्क्वायर लिखते हैं प्लस 2F1 F2 cos थीटा यस सर। लिखते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, दो फोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे, F1 F2 हैं, ये हो गया F1, ये हो गया F2। इसका रिजल्टेंट मान लीजिए F इस डायरेक्शन में है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये आगे आके मिलता है। ठीक है, F इस डायरेक्शन में है, तो ये जो थीटा है, थीटा क्या होता है बेसिकली, ये F1 F2 के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, दूसरी बात, जब फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड है, चलिए मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से मिल गया, ये हमें मैग्नीट्यूड दे देता है। इसका डायरेक्शन भी तो है बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसका डायरेक्शन भी है बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगा कि F जो है हमारा, किसी से भी देख लो आप, F1 से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते मैं बीटा ले लेता हूँ, F1 से देख लो या F2 से देख लो, किसी से भी देख लो, तो F1 से मान लेता हूँ मैं, तो उस केस में बीटा क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा डिवाइडेड बाई F2 साइन थीटा है ये, F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा, और थीटा हमारा है F1 और F2 के बीच का एंगल। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब थीटा उसमें हम पुट कर देंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी देखा जाएगा। तो बेसिकली बीटा क्या है, ये आपको डायरेक्शन बता देगा कि F से कितने एंगल पे बन रहा है। ठीक है, या फिर आप F2 से भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपने F2 से बीटा डैश लिया, तो बीटा डैश लोगे तो आप क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F2 प्लस F1 cos थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमें ये दे देगा √F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये हमें मैग्नीट्यूड दे देगा, ये हमें डायरेक्शन दे देगा। कोई डाउट? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए इस पे ज़रा।
An infinite number of charges, each equal to 4 microcoulomb, are placed along x-axis at x equals to 1 meter, x equals to 2 meter, x equal to 4 meter, and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb. इसको जरा ट्राई कीजिए. वन कूलम चार्ज हमारा ओरिजिन पे है, ठीक है. एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर पे हमारा 4 माइक्रो कूलम, 2 मीटर, मतलब सभी चार्ज हमारे 4 माइक्रो कूलम है, ठीक है. जो फोर्सेस लगेगा वो पॉजिटिव फोर्स है, हाँ, और सारे लेफ्ट डायरेक्शन में लगेंगे, मतलब सारे ऐड हो जाएंगे, मतलब सभी का डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन होगा, तो सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे यहाँ पे. उनको ऐड करके बस हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका, ठीक है. चलिए, जो नेट फोर्स होगा हमारा यहाँ पे, इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. जो नेट फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा. दूसरी बात एक और कॉमन क्या हो जाएगा, ये 1 कूलम और 4 माइक्रो कूलम ये कॉमन हो जाएंगे, ठीक है. डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बचता है, उसको देखते हैं. चलिए, तो 1 कूलम भी बाहर ले लीजिए और 4 माइक्रो कूलम भी बाहर ले लीजिए. केवल अंदर बचेगा क्या, ऊपर 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारा है 1 मीटर होल स्क्वायर प्लस 1 बाई सेकेंड जो डिस्टेंस है 2 मीटर होल स्क्वायर, जो थर्ड डिस्टेंस है 1/4 मीटर होल स्क्वायर, एंड जो डिस्टेंस है 1/8 मीटर होल स्क्वायर. कह रहा है ऐसे ही जाते जा रहा है एंड सो ऑन, ठीक है. तो बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमको ये पता ही है, ये कैलकुलेट कर लेंगे. बस सबसे बड़ा चैलेंज ये है इसको कैलकुलेट करना. अच्छा, इसमें भी से मीटर स्क्वायर में अगर बाहर ले लेता हूँ तो सिंपली हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
4 माइक्रो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर ब्रैकेट में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/, सॉरी 1/1 4 होगा ना ये, 1/16 प्लस 1/64 ऐसे जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने में बेसिकली है क्या, एक ये जीपी है, एक ये यस सर। जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सम, ऑफ इनफाइनाइट सम। देखिए जो भी टर्म मैथमेटिक्स के, देखिए बच्चे जब एक बार आप फिजिक्स स्टार्ट से के लास्ट तक वाइंड अप कर दोगे ना 11th और 12th का, तो ऐसा कोई भी मैथ का टर्म नहीं बचेगा जो हम कवर अप नहीं करेंगे। मतलब एग्जाम में जो 45 क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ऐसा मैथ का टर्म वो इन्वॉल्व कर रहे हैं जो आप कवर ना किए हो। तो बस ड्यूरिंग द स्टडी अगर ये मैथ का टर्म आते हैं तो उससे परेशान नहीं होना है, दिमाग में कोई उलझन नहीं लेना है कि जी पी इनफाइनाइट या जी पी फाइनाइट का फार्मूला याद है या नहीं याद है। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो जो एक बार स्क्रीन पे लिख दिया जा रहा है आपको उसको हमेशा याद कर रखे रहना है, कोशिश करना है कि हमेशा याद रहे। ठीक है, जो जी पी इनफाइनाइट टर्म होता है बच्चा, होता है वो A/1 - R, A/1 - R। अच्छा, फाइनाइट टर्म क्या होता है, जब ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा तो उस फाइनाइट टर्म को देखेंगे। ठीक है, उस समय इनफाइनाइट टर्म का हम एक्सप्रेशन पूछेंगे। ये क्वेश्चन में ये इनफाइनाइट टर्म दिया ही इसलिए गया है कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। फाइनाइट टर्म अगर दिया होता तो कैलकुलेशन और टफ हो जाता। ठीक है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म जो कि 1 दिया है, हमने 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड 1 - R। आर जो होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हम जो फाइंड करते हैं बच्चे, सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म ऑफ को फर्स्ट टर्म से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका कॉमन रेशियो मिल जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी सक्सेसिव दो टर्म ले लो, उसको डिवाइड करोगे आपका कॉमन रेशियो मिल जाएगा, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म। क्लियर, जैसे सेकेंड टर्म में यहाँ पे हमारा 1/4 है, डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म है 1/1। जब आपने डिवाइड किया तो 1/4 आए, यहाँ पे आप 1/4 पुट करो, क्या आ जाएगा 4/3। यस सर। ठीक है, यही 4/3 हमें यहाँ पुट करना है, हमें आंसर अपना लेते आना है। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करने आना चाहिए था बस। ठीक यस है, सर। जब आप यहाँ पुट करोगे 1/4 पे एप्सिलॉन जो है हमारा, हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, और यहाँ पे हमारा आ गया 4 माइक्रो, 48 × 10⁴ आंसर आ रहा है। 48 × 10⁴ फिर नहीं, से 3 देखिए, 10⁻³ 10⁻³ हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, 48 × 10⁻³ आ रहा है। यस सर। चलो देखते हैं, न्यूटन, इसको हटाइए, ये हो रहा है × 10⁻⁻⁶ कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4/3। कुछ कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट कर देते हैं। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर गया, 3 से 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अगर इसको 4.8 लिखूं तो क्या हो जाएगा, 10⁻। 4। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम में देता है, इस टर्म में नहीं दिया है, 4.8 के बारे में दिया है, तो यानी × 10⁻⁴ हो जाएगा। ये सब तो कर लेते हैं इजीली हम लोग। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक टर्म मैथ्स के आएंगे, उनको हम रास्ते में करते हुए चले जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? Placed at the centroid of the triangle. चलिए ट्राई कीजिए जरा इसको। क्वेश्चन क्लियर है? जी बिल्कुल। फिर बारिश आ रहा है क्या उधर? क्या चीज? बारिश आ रहा है? कहाँ पे? आपके आपकी वजह से आवाज आ रहा है। नहीं, फैन नहीं चल रहा है ना, फैन का आवाज़।
चलिए ट्राई कीजिए। सेंट्रॉयड और ट्रायंगल क्या होगा? बीचों बीच। ये जो वर्टेक्स है हमारा, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको बी, सी, ये डी हो गया, ई, एफ, ये जी इसको ले लेते हैं, और इसी जी पे कैपिटल क्यू। ठीक है, तो जो ए वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट पे अगर आप मिलाते हो तो मीडियन हो गया। ठीक है, यस सर। इसी तरह तीनों मीडियन ड्रॉ करते हैं, जो बीच में सेंटर मिलता है सेंट्रॉयड हो जाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, इस क्यू पे क्या फोर्स होगा, इस क्यू पर क्या फोर्स होगा, ये पूछ रहा है। तो इस कैपिटल क्यू पे डी पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके द्वारा भी एक फोर्स लग रहा है, ए पे जो प्रेजेंट है उसके से भी एक फोर्स लग रहा है, और सी पे जो प्रेजेंट है उससे भी एक फोर्स लग रहा है। अच्छा, मैं अगर इस फोर्स के लिखूं, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू कुछ इस तरह से, इसके फार्मूला में 1/4πε0 कॉमन ले लेता हूँ, और स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये सारे जो डिस्टेंस हैं, ये ए जी हो गया, बी जी और जी सी, ये सारे डिस्टेंस सेम है हमारे। यस सर। ठीक है, इनको मैं डी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ और डी ले लेता हूँ। तो ये डी डिस्टेंस भी कॉमन आ गया, डी स्क्वायर। अंदर केवल यूनिट वेक्टर बचेगा मेरे पास। यस सर। ठीक है, यूनिट वेक्टर बचेगा, क्या क्या बचेगा मेरे पास, या फिर यूनिट नहीं लेके इसको मैं वेक्टर में चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा, अंदर में वेक्टर में आ जाएगा हमारा ए जी वेक्टर प्लस सी जी वेक्टर प्लस बीजी। बी जी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये डी क्यू समझ में आ रहा है ना? उस यूनिट वेक्टर को हमने ओपन किया है इसलिए डी क्यू हुआ है, समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे कि ये जो ए जी वेक्टर है हमारे पास, सर यूनिट वेक्टर अगर होता तो इसको मैं करता ए जी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए जी मैग्नीट्यूड, ए जी मैग्नीट्यूड इज डी, इस यस सब में सर। डी आता है, डी मैंने बाहर ले लिया तो डी स्क्वायर में डी मल्टीप्लाई किया, डी क्यू हो गया। यस ठीक है, सर। अब हमें ये बताना है कि ए जी प्लस सी जी प्लस बी जी ये होगा क्या। ए जी प्लस सी जी, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दिया है हमको, तो क्या हम यहीं पे रख के यहाँ पे कह देंगे फाइनल आंसर है? नहीं, इसको थोड़ा आगे तक जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमारा ए जी है कुछ इस तरह से बना हुआ है, ए जी वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, और बी जी वेक्टर कुछ हमारा इस तरह से है, अगर मैं सबको एक सही पोजीशन पे लाता हूँ तो। ठीक है, बी जी, और ये हमारा वेक्टर है सी जी, सी जी। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। मतलब मैंने उनको एक तरह से एडजस्ट कर दिया है, वेक्टर वाले चैप्टर में 11th में पढ़ा होगा कि हम वेक्टर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यस सर। बेसिकली एक साइकिल बना रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं ना। जब ये साइकिल बनाएंगे तो इन तीनों वेक्टर का समेसन इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। जब ये साइकिल बनाएंगे तो इन तीनों वेक्टर का समेसन इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखिए, मान लीजिए हम हमारे पास जो वेक्टर लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, एक और वेक्टर यहाँ सी ले लेते हैं, और इसका जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरह लेते हैं, ए सी। तो हम लोग लिखते हैं क्या है, ए बी वेक्टर हम लोग बेसिकली लिखते हैं यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर लिखते हैं।
Yes, sir. अच्छा, अगर इसी ए सी वेक्टर का मैं रिवर्स कर दूँ, फिर देखिएगा ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और मैं इसको ऐसे रिवर्स कर दूँ तो क्या एक साइकिल बन गया। Yes, sir. अगर मैंने ए सी को यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, ए सी वेक्टर को मैंने पॉजिटिव, तो अगर मैं सी ए लिखूँगा तो सी ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सी ए दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। Mm. ठीक है, इस सी ए वेक्टर का अगर मैं ए सी लिखना चाहूँ तो माइनस साइन के साथ लिखूँगा ए सी, ये कैंसिल Yes, आउट sir. होकर जीरो हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर कोई तीन वेक्टर साइकिल बनाते हैं, एक साइक्लिक वेक्टर अगर हमारा फॉर्म होता है, तो इन दैट केस उन सबका समेशन जीरो होगा। Yes, sir. ठीक है, यही सेम काम हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे सबका समेशन जीरो। तो आप जब नेट फोर्स आप यहाँ फाइंड करोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mm. फोर्स ऑन क्यू विल बी इक्वल्स टू जीरो Yeah. न्यूटन। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। Three point charges plus q each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side smaller. Determine the magnitude and sign of the charge to be kept at its centroid so that the charges at the vertices remain in equilibrium. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जाए एक बार कोशिश कीजिए। कहाँ पे चार्ज है, सेंट्रॉयड पे चार्ज है। हमसे कह रहा है ये कि सारे कैपिटल प्लस क्यू हैं, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। ठीक है, साइड इसका एल दिया हुआ है, सभी का साइड एल है। चलो चलो सेंट्रॉयड मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड है। इसका साइन पूछ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये सारे स्मॉल क्यू जो वर्टिसेस प्रेजेंट हैं उनको स्टेबल रखने के लिए या फिर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारा कैपिटल क्यू का साइन क्या होगा और कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो किसी भी एक वर्टेक्स को अगर आप इक्विलिब्रियम उसका कंडीशन देख लेते हो ना, तो रिमेनिंग दोनों जो चार्ज होंगे वर्टेक्स पे, उनके लिए भी वही सेम कंडीशन होगा। ठीक है, सर। क्योंकि सारे चार्जेस सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम साइन है। दूसरी बात सेम डिस्टेंस से प्लेस्ड हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये जो सी की वजह से जो ए पे फोर्स लग रहा है, अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ठीक है, ये फोर्स सर। ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। और डी की वजह से जो ए पे फोर्स लग रहा है, अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ डी। ये कुछ गलत डायरेक्शन में बन गया है। ठीक है, सही है। चलिए
तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे कि जो दो रिमेनिंग चार्जेस है उनकी वजह से एक थर्ड चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर हमने यह फाइंड कर लिया तो वो कैपिटल क्यू जो सेंट्रोइड पे प्रेजेंट है उसका साइन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हम यह फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला टास्क कि जो दोनों रिमेनिंग चार्ज हैं जो थर्ड चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इसके इन दोनों के मिड पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। ये हमारा फोर्स हो गया एफ। ठीक है, अच्छा दोनों के बीच में डिस्टेंस ए सी और ए डी के बीच में डिस्टेंस सेम चार्ज, तो मैं अगर लिखूँ कि एफ ए सी इज इक्वल्स टू एफ ए डी इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको एफ वन ले लेता हूँ, ट्रू रहेगा दोनों के केस में। यस सर। ठीक है, ये एंगल इक्विलेटरल अगर है तो ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये टोटल ये भी 60 डिग्री एंगल होगा। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर ये हाफ पॉइंट पे जा रहा है तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अच्छा एफ ए सी का एफ पर प्रोजेक्शन क्या होगा, एफ ए सी का एफ पर प्रोजेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा एफ ए सी कॉस 30 डिग्री। यस सर। सेम गोज फॉर एफ ए डी का एफ पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए डी कॉस 30 डिग्री। अगर आप सम करोगे तो जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है यानी एफ इज इक्वल्स टू बेसिकली एफ ए सी कॉस 30 डिग्री प्लस एफ ए डी कॉस 30 डिग्री। अच्छा एफ ए सी एफ ए डी दोनों सेम मैग्नीट्यूड है जिसको मैंने एफ वन लिया हुआ है, तो क्या मैं इसको पुट कर सकता हूँ, लिख दूंगा कि 2F1 कॉस 30 डिग्री। यस सर। ये फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अगर उसे उस कैपिटल क्यू को जो ए वर्टेक्स पे है उसको मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, तो कैपिटल क्यू को क्या होना पड़ेगा, मतलब एक नेगेटिव होना पड़ेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो चलिए कैपिटल क्यू तो पता चलेगा कि नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ जी पे जो चार्ज प्रेजेंट है, और जो हमारा फोर्स है इसको मुझे इक्वल करना है। अगर मैं इन दोनों को फोर्स को इक्वल करा देता हूँ तो जहाँ बैलेंस्ड फोर्स आ गए तो वहाँ कोई मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। जहाँ अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं वहीं पे कुछ चेंज देखने को मिलेगा हमें, बैलेंस्ड फोर्स जहाँ पे होगा वहाँ कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा सबसे बड़ा टास्क है एफ ए जी, अगर मैं लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको। एफ ए जी बेसिकली है क्या, 1/4πε0 इंटू क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस क्या है हमारा, ए जी डिस्टेंस है, स्मॉल क्यू और जी के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए जी डिस्टेंस है। अगर मैं इसको यहाँ क्या लिखूंगा, ए जी स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। ए जी इक्वल्स टू 2 इंटू एफ वन, सिंपल है 1/4πε0 इंटू एफ वन में क्या था हमारा, क्यू इंटू क्यू था ना, डिवाइडेड बाई आर हमारा क्या था, एल स्क्वायर था। आर बेसिकली क्या है, यही यही लेंथ है ना, ये साइड वाला लेंथ है, साइड का लेंथ हमको एल स्क्वायर एल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या था हमारे पास 2F कॉस 30 डिग्री भी था यहाँ पे पुट कर दिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम क्या होगा इसमें जरा बताइए। ये एजी डिस्टेंस फाइंड करना। यस सर। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, ध्यान से उसको सुनिएगा। जब सेंट्रॉयड या मीडियम से जो सेंट्रॉयड बनता है ना, ये बिग वाले पोर्शन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी डी जी, अगर मैं इसको लिखूँ मैं जी डी डिवाइडेड बाई जी एफ, इट विल बी इक्वल्स टू 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा ये बी पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो यानी ये L/2 हुआ, ये टोटल लेंथ L हुआ। तो मैं अगर पूछूं ए बी का लेंथ क्या होगा, तो बेसिकली ए बी स्क्वायर उसका जो हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, फ्रॉम यहाँ से आपका आ जाएगा 3L स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल्स टू √3L/2। ये तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, हमारा ए बी लेंथ आ गया।
ठीक है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, जो प्रॉपर्टी यूज होता है, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये पूरा लेंथ, अगर मैं इसको लिखूं ए जी बाई जी बी, तो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं केवल ए जी का लेंथ लिखता हूँ, केवल ए जी का लेंथ लिखता हूँ, तो केवल ए जी का लेंथ क्या लिखेंगे, ए जी इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू ए बी, लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए जी जो है ये 2 है और जी बी हमारा 1 है। ठीक है। टोटल ए बी क्या है, टोटल ए बी का लेंथ 3 मान लेते हैं, टोटल ए बी का लेंथ 3 मान लेते हैं। अगर ए बी का टोटल लेंथ 3 है तो ए जी बेसिकली है क्या, 2 है, तो वही हमने यहाँ लिखा है 2/3 ऑफ ए बी। ठीक है। ए बी हमारे पास क्या था, √3 L/2, ए बी हमारे पास क्या था, √3 L/2। अगर आप यहाँ पुट करोगे तो 2/3 इंटू √3 L/2। ठीक है, √3/2 इंटू एल, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग हो जाएगा L/√3। यानी ए जी का लेंथ हमने फाइंड कर लिया। और ये आप क्वेश्चन देखोगे तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर बच्चा यहाँ तक आ जाता है 2f1 cos 30 तक वो समझ के ब्रेक करके यहाँ तक आ जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके फंसने के चांसेस एजी का डिस्टेंस फाइंड करने में होता है। यस सर। ठीक है। तो अगर कोई सेंट्रॉइड दिया होता है, हम आपको अभी से ये बातें बता दे रहे हैं कि 2:1, जो बिगर वाला है 2, जो स्मॉलर वाला है वो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है उसके मीडियन को। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। L/3 हो गया। अगर आप वैल्यू ये यहाँ पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 से ये सब वैल्यू काट दीजिए, ये सब काट दो और कुछ नहीं बचा। तो Q/AG² करोगे तो L² बचेगा, L² होगा इक्वल्स टू 2 इंटू Q डिवाइडेड बाई L²। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, 3/2 √3/2। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो L² से L² में क्या मैं काट सकता हूँ, कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली हो गया क्या, Q इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू Q इंटू √3। तो बेसिकली Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q/√3। लेकिन हमने ये भी देखा था कि कैपिटल Q नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या मैं अगर यहाँ पुट करूँ कि कैपिटल Q शुड बी नेगेटिव, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, जो हमने मिड पॉइंट पे यहाँ वैल्यूज पुट किए थे, अगर ये कैपिटल Q हमारा हो जाता है क्या, -Q/√3 हो जाता है, हम इस तरह से मैग्नीट्यूड और इसका साइन पुट करते हैं, तो यानी तीनों ए बी सी, यानी ए सी और डी पे जो प्रेजेंटेड हैं, जो प्रेजेंट है +Q सारे इक्विलिब्रियम में होंगे। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पे, उसके फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विजिबल है स्क्रीन पे? ओके। कह रहा है कंसीडर द चार्जेस क्यू, इस पे ग्राफ भी बनाया हुआ है। ठीक है, प्लेस्ड एट द वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। फोर्स फाइंड करना है आपको। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अच्छा, डायग्राम देखने से इतना तो अब क्लियर हो ही गया होगा कि जो फोर्सेज हैं ए और बी पे, जो नेट फोर्स है वो दोनों सेम होंगे। यस सर। ठीक है, बस डायरेक्शन बदलेगा तो डायरेक्शन लिख दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो किसी एक पर फाइंड कर लीजिए, ए और बी में से किसी एक पर, तो दूसरे का मिल जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे? वही जो इसके पहले वाले फॉर्मूला में पुट किए थे, अंडर रूट वाला, कॉस्ट का वाला। सिंपल, वही F1 जो है हमारा, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट के लिए अगर आप देख रहे हो तो F1 इज इक्वल्स टू, फार्मूला हमारे पास है अंडर रूट
एफ स्क्वायर प्लस दोनों फोर्सेस दिए हुए हैं, एकदम दिख रहा है उसमें हमको, ठीक है, प्लस 2 एफ वन नहीं है, केवल एफ एफ है, कॉस एंगल क्या है, ये जो एफ है और ये जो एफ है इनके बीच का एंगल क्या है? 60 प्लस 2 इक्विलेटरल है तो ये हमारा क्या है, 60 डिग्री है, तो तो ये 120 आउटर वाला क्या हो जाएगा, 120। अच्छा अच्छा, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2 1/2। अच्छा, कॉस 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा 90 हमारा ऑड मल्टीपल है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 जब ऑड मल्टीपल है तो कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा साइन और 50 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होगा, सेकंड इसलिए ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास F1 आ जाएगा। ठीक है, F1 के लिए अब आपको डायरेक्शन बताना होगा, F1 के लिए अब आपको डायरेक्शन बताना होगा, तो उसके लिए ये थीटा फाइंड कीजिए, ये थीटा, इसको बीटा मान ले लेते हैं, तो बेसिकली बीटा क्या हो जाएगा हमारा, F इंटू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई F प्लस F कॉस 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 यहाँ पे tan इनवर्स भी होगा ना, यहाँ पे पीछे कुछ बताया था हमने, मिस कर दिया था क्या, हाँ यहाँ पे tan इनवर्स होगा ना, आखिर में बीटा हम निकाल रहे हैं तो एंगल निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे tan इनवर्स होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, अच्छा क्योंकि एंगल फाइंड कर रहे हैं, एंगल अंदर जो भी आएगा उसका बाहर tan इनवर्स करेंगे तभी तो हमें एंगल मिलेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो यहाँ पे हमने फार्मूले डाल दिए, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा, ये चेंज करना आता है क्या, साइन से यस आता है एंगल वाला आता है ना, यस नहीं सर तो फिर एक वो 11th वाला वीडियो है फर्स्ट मैथमेटिकल टूल वाला, उसमें देख लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगर भूल गए होंगे तो साइन 90 प्लस 30, 90 ऑड मल्टीपल है तो सिंपली साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अच्छा, साइन 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यहाँ पुट कर देंगे तो बेसिकली हो क्या जाएगा, f इंटू √3/2, यहाँ से f कॉमन ले लीजिए, f इंटू 1 कॉस 120 डिग्री हमने पहले देखा था, -1/2 देखा था। ठीक है, यहाँ जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 1 - 1/2 बेसिकली 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो बीटा आएगा क्या आएगा, बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट में, ऊपर आया था हमारा 3 √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट में √3। tan इनवर्स √3 क्या होता है, कितना डिग्री एंगल बनाएगा, सिक्सटी डिग्री। ठीक है, तो यानी अगर हम यहाँ देखें जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो बीटा है हमारा क्या बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये एंगल भी हमारा क्या है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसका डायरेक्शन F1 जो मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे वो तो करोगे ही, क्या आप इसका डायरेक्शन लिख सकते हो क्या कि along BC,
F1 का लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एंगल सेम बना रहे हैं। अच्छा, F2 का आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लोगे सेम उसी केस में, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे? अलोंग इसी AC। और इसी तरह हम किसको फाइंड कर लेंगे? F3 को फाइंड कर लेंगे, और F3 का डायरेक्शन क्या लिख देंगे? अलोंग। इसका कोई मिड पॉइंट ले लेंगे, उस मिड पॉइंट के अलोंग लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। आ जाओ सारे उसी पे बेस्ड हैं, जो जो क्वेश्चन हमने कराए हैं कोलेटरल वाले, सारे उसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड होगा, वहाँ से क्वेश्चन सारा देख लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क कल हमको शाम तक 9 बजे तक उसी एप्लीकेशन पे भेज दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर, कैलकुलेट द फोर्सेज ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेज। जो रिमेनिंग 3 हैं उनका इफेक्ट उस पर थर्ड वाले पे फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे ये वाला। यस सर। ठीक है, सारे एक ही तरह क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन दे दिए गए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। 3 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है ABC रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द साइन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस टू BC एट एट। ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वो बता दिया गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन होमवर्क वाले हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजिएगा। एक ये चार्ज है 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट, ये वाला बता ही दिया हमने, इन्फिनाइट वाला बताया था, ये 10 वाला बताया। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको। ये भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, रिजल्टेड फोर्स ऑन Q2 कहाँ गया? B पॉइंट पे। ठीक है, सर क्वेश्चन सेंड करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लें? सोल्यूशन सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन सेंड करेंगे आप? नहीं, क्वेश्चन इसी में से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा क्वेश्चन है, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेज ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम। सॉल्व कीजिएगा, नहीं होता है तो फिर बता दीजिएगा हमको। ठीक है, व्हाट्सएप में ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखा भी हुआ है। तो ये 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस का प्लेस रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, प्लेस द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सारे क्वेश्चन करने के बाद से जो डायरेक्शन फाइंड करना है फोर्सेस का, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड देखना है, वेक्टर का अच्छा खासा यूज है इसमें, इससे आप काफ़ी परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सारे होमवर्क में सेंड कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।